25 की जेठानी 50 की देवरानी। सुबह के 6 बज रहे हैं। घर की रसोई में गैस चूल्हे पर एक तरफ चाय उबल रही है और दूसरी तरफ कुकर की सीटी बज रही है। राधिका बहुत तेजी से स्लैब पर रोटियां बेल रही है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तभी हॉल से उसके ससुर रामनाथ की आवाज आती है। बहू, मेरी शुगर की दवाई कहाँ रखी है? मिल नहीं रही है। आ रही हूँ बाबूजी, बस रवि के टिफिन पैक कर दूं। राधिका जल्दी जल्दी 3 टिफिन बॉक्स में खाना डालती है। तभी अंदर कमरे से बुआ सास शांति की खांसने की आवाज आती है। बहू, आज सुबह की चाय में अदरक नहीं डाली क्या? बिल्कुल फीकी चाय देती है मुझे। बुआ जी, मैंने डाली थी अदरक। अब राधिका दौड़कर हॉल में जाती है। रामनाथ को दवाई पानी के साथ देती है और फिर अपने बेडरूम की तरफ भागती है। बेडरूम में उसके बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। राधिका दोनों को पकड़कर तैयार करती है, उनके बालों में कंघी करती है और उनके स्कूल बैग में लंच बॉक्स डाल देती है। उसी समय रवि अपना ब्रीफकेस लेकर हॉल में आता है। राधिका, मेरा टिफिन दे दो, आज दुकान पर बहुत माल आने वाला है, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये लीजिए आपका टिफिन, और हाँ, आते वक्त बिजली का बिल भरते हुए आना। ठीक है बाबा, भर दूंगा, तुम बच्चों को आराम से स्कूल छोड़ देना। तभी रवि दुकान के लिए निकल जाता है। वहीं राधिका दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो सब्जी मंडी की तरफ मुड़ जाती है। तभी रास्ते में उसे अपनी सहेली सुनीता मिल जाती है। अरे राधिका, तू कहाँ गायब रहती है आजकल? कल किटी पार्टी थी, तू वहाँ भी नहीं आई, और परसों शर्मा जी के घर मुंडन था, वहाँ भी तेरा कोई अता पता नहीं था। क्या बताऊँ सुनीता, मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। किटी पार्टी तो बहुत दूर की बात है। क्यों, ऐसा क्या हो गया तेरे घर में? अरे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर बाबूजी को दवाई, बुआ सास के नखरे उठाओ, रवि का टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। मैं तो इस घर में बस एक मशीन बनकर रह गई हूँ। तू एक काम क्यों नहीं करती? अपनी सास से कहकर कोई काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेती? थोड़ा आराम मिल जाएगा तुझे। हमारे घर में बाई रखना अलाउड कहाँ है? सास बोलती है कि घर की बहुएं ही काम करेंगी। बड़ी मुश्किल से तो झाड़ू पोछे के लिए एक बाई रखी है। अगर मैं खाना बनाने के लिए भी बाई रखने को बोलूंगी ना, तो घर में महाभारत हो जाएगी। अब राधिका अपनी सहेली से मिलकर सब्जी खरीदने लगती है। भैया, 1 किलो लौकी और आधा किलो भिंडी दे दीजिए। भाभी जी, आज ताजी तोरी आई है, वो ले लो, बहुत बढ़िया बनेगी। अरे भैया, हमारे घर में किसी की पसंद एक जैसी नहीं है। बाबूजी को लौकी खानी है, बुआ सास को भिंडी खानी है। तोरी लेकर गई तो कोई मुंह नहीं लगाएगा, सबकी अलग अलग फरमाइश रहती है। राधिका सब्जी लेकर घर वापस आती है और सीधे रसोई में घुसकर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। काश मेरी कोई मदद करने वाला होता इस घर में। सास से तो कुछ काम होता नहीं है, और एक वो मेरा देवर समीर है, इतना बड़ा सांड हो गया है, लेकिन ना कोई काम करता है ना धंधा, बस दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है। अगर वो शादी कर ले तो कम से कम एक देवरानी तो आएगी मेरा हाथ बटाने के लिए। अगले दिन दोपहर को घर में हॉल में कुछ मेहमान बैठे होते हैं। वो समीर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। कमला और रामनाथ उनके सामने बैठे हैं। राधिका ट्रे में चाय और समोसे लेकर आती है और मेहमानों को सर्व करती है। रामनाथ जी, आपका बड़ा बेटा रवि तो आपका कपड़े का बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन आपका छोटा बेटा समीर क्या करता है? अरे हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, समीर भी आगे चलकर उसी बिजनेस में हमारा हाथ बटाएगा। आगे चलकर मतलब अभी वो कुछ नहीं करता क्या? उसका खुद का कोई काम या ऑफिस नहीं है? अरे भाई साहब, अभी वो तो बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। आप शादी तो पक्की कीजिए। माफ कीजिएगा कमला जी, आजकल की लड़कियां ऐसे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो पिता के पैसों पर ऐश करते हो और खुद ना कुछ करते हो। हमारी बेटी को तो एक वेल सेटल्ड लड़का चाहिए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अब लड़की वाले रिश्ता कैंसिल करके चले जाते हैं और कमला और रामनाथ के चेहरे उतर जाते हैं। राधिका एक गहरी सांस लेती है और खाली कप समेटने लगती है। आ गए ना मजे। मैं तो पहले ही कहती थी कि जब तक समीर कुछ काम धंधा शुरू नहीं करेगा, तब तक कोई भी बाप अपनी बेटी उसे नहीं देगा। तो चुप कर बाहू, मेरे लाडले में क्या कमी है? बस थोड़ा लाड प्यार में बिगड़ गया है। कोई अच्छी सी लड़की आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, लेकिन वो अच्छी लड़की आएगी कब? मैं यहाँ सुबह से रात तक काम करके मर रही हूँ। रात के 12 बज रहे थे। राधिका रसोई में सारा काम खत्म करके जाने ही वाली होती है कि तभी समीर सीटी बजाता हुआ घर में घुसता है। भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। कोई खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, रात के 12 बज रहे हैं। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो रात भर जाग कर तुम्हारा इंतजार करूंगी? अरे भाभी, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही हो। खाना तो रखा होगा ना, दे दो बस। खाना रखा है, जाकर खुद अपने हाथों से निकाल कर खा लो। और हाँ, अगर तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां चाहिए ना, तो जल्दी से शादी कर लो। तुम्हारी बीवी आएगी तो तुम्हें रात को खाना देगी। अब भाभी, मैं कहाँ कर लूँ शादी? आप ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो मेरे लिए। कोई अंधी ही होगी जो तुम जैसे निकम्मे और नकारा लड़के से शादी करेगी। जो इंसान अपने बाप की दुकान पर 1 घंटे नहीं बैठ सकता, उसे कौन सी लड़की मिलेगी? राधिका गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समीर उसकी बातों को अनसुना करके खुद ही फ्रिज से ठंडा खाना निकाल कर खाने लगता है। बेडरूम में राधिका अपने पति रवि से बहस कर रही होती है।
रवि, आप अपने भाई को कुछ समझाते क्यों नहीं? आज फिर एक रिश्ता टूट गया। अगर वो कुछ काम करेगा तभी तो कोई उसे अपनी बेटी देगा ना। मैं क्या करूँ राधिका, मैंने उसे कई बार कहा है कि मेरे साथ दुकान पर आकर बैठा करे, थोड़ा हिसाब किताब सीख ले, लेकिन वो वहाँ भी आने को तैयार नहीं है। आता है तो आधे घंटे में ही भाग जाता है। तो क्या मैं सारी जिंदगी इसी कोल्हू के बैल की तरह पिसती रहूं? कल मेरी मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊं। तो तुम चली जाओ ना कुछ दिन। कैसे चली जाऊं? अगर मैं चली गई तो बाबूजी को टाइम पे दवाई कौन देगा? बुआ सास को चाय कौन देगा? आपकी माँ ने तो साफ कह दिया है कि मैं मायके नहीं जा सकती, वरना घर का काम कौन करेगा? ना मैं किटी पार्टी में जा पाती हूँ, ना मोहल्ले के किसी फंक्शन में। मैं तो यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। राधिका की जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, जबकि दूसरी तरफ समीर बिल्कुल बेपरवाह है। वो एक महंगे और आलीशान जिम का मेंबर है। एक दिन वो अपने डोले शोले शीशे में देख रहा होता है कि तभी 50 साल की अंजलि वहां पर आती है। वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फिट है। उसने बहुत ही महंगे ब्रांडेड जिम वेयर पहने होते हैं। तभी समीर की नजर उस पर पड़ती है। अरे वाह, क्या पर्सनैलिटी है। ये तो बहुत अमीर खानदान की लग रही है। इसके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है वही कम से कम लाख रुपए की होगी। अंजलि ट्रेडमिल पर दौड़ने लगती है। समीर चालाकी से उसके बगल वाली ट्रेडमिल पर जाकर खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी रनिंग फॉर्म बहुत अच्छी है। आप काफी समय से वर्कआउट कर रही हैं शायद। थैंक्स। हाँ, फिटनेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों के बीच धीरे धीरे जिम में रोज बातचीत होने लगती है। समीर को पता चलता है कि अंजलि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वो अविवाहित है। अंजलि के पास पैसा, रुतबा और एक आलीशान लाइफस्टाइल है। समीर के दिमाग में लालच पैदा हो जाता है। अगर मैं इसे फंसा लूं तो मेरी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। ना मुझे कभी काम करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई मुझे निकम्मा कहेगा। उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ, पैसा तो अंधा है इसके पास। और वैसे भी 50 की उम्र में इससे शादी कौन करेगा? अगर मैं इसे प्रपोज करूंगा तो ये तुरंत हाँ बोल देगी। अब समीर कुछ ही समय में धीरे धीरे अंजलि के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगता है। उसे कभी कॉफी पर लेकर जाता तो कभी झूठी तारीफों से खुश करता। अंजलि, जो अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी, समीर के इस झूठे प्यार में पड़ जाती है। एक दिन समीर हिम्मत करके अंजलि को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और अंजलि उसकी उम्र की परवाह किए बिना हाँ कह देती है। अब ऐसे ही एक दिन समीर अपने घर के हॉल में खड़ा होता है। कमला, रामनाथ और राधिका सोफे पर बैठे हैं। मम्मी, बाबूजी, मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है और वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अरे वाह मेरे शेर, मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे को कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। कौन है वो? कहाँ रहती है? वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। वो बहुत अमीर है। मैं कल उसे आप लोगों से मिलवाने घर ला रहा हूँ। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार इस घर में मेरी मदद करने के लिए कोई तो आ रहा है। अगले दिन शाम को घर के हॉल में सब बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी समीर अंजलि को लेकर घर में प्रवेश करता है। अंजलि ने एक बहुत ही महंगा डिजाइनर सूट पहना होता है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। लेकिन अंजलि को देखते ही कमला, रामनाथ और राधिका के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। रामनाथ जी, ये लड़की है, ये तो उम्र में मुझसे भी बड़ी लग रही है। अरे ये तो सच में बड़ी उम्र की दिख रही है। समीर क्या पागलपन कर रहा है? हे भगवान, ये तो सच में बहुत उम्र दराज लग रही है। ये मेरी देवरानी बनेगी। मम्मी, बाबूजी, ये अंजलि है। बैठिए अंजलि जी। अब अंजलि सोफे पर बैठ जाती है। राधिका चुपचाप चाय और नाश्ता सर्व करती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार अंजलि के चेहरे की झुर्रियों पर जा रही होती हैं, जो मेकअप से छिपाई गई थी। अब अंजलि के जाने के बाद घर में जैसे तूफान आ जाता है। समीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो औरत उम्र में तुमसे दुगनी बड़ी लग रही है। हम ये शादी कभी नहीं होने देंगे। हे भगवान, अब रिश्तेदार और समाज सब हम पर हंसेंगे। लोग कहेंगे कि बेटे को कोई लड़की नहीं मिली तो एक बुढ़िया को घर ले आए। बाबूजी, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंजलि से ही करूंगा। मुझे उससे प्यार है। अगर आप लोगों ने मना किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। समीर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। हॉल में मातम जैसा सन्नाटा छा जाता है। कमला रो रही होती है। बाबूजी, मम्मी जी, आप लोग रोना बंद कीजिए। मुझे लगता है हमें ये शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। तेरा दिमाग भी खराब हो गया है क्या बाहू? मम्मी जी, उम्र का क्या है? वैसे भी समीर भैया को अपनी बेटी देने को कोई तैयार ही नहीं था। कम से कम अंजलि जी जॉब तो करती है। हो सकता है कि शादी के बाद समीर भैया भी सुधर जाए। और सबसे बड़ी बात, क्या बात है, मेरी मदद के लिए भी कोई आ जाएगा। मैं भी सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाती हूँ। अंजलि जी आ जाएंगी तो घर के काम आधे आधे बढ़ जाएंगे। आप लोग हाँ कर दीजिए। राधिका के बहुत समझाने पर समीर की जिद के आगे आखिरकार कमला और रामनाथ को झुकना ही पड़ता है। वो बेमन से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। घर को फूलों से सजाया जाता है। मेहमानों और मोहल्ले वालों के बीच कुसर पुसर चल रही होती है। सुनीता, तूने दूल्हे और दुल्हन की शक्ल देखी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी मौसी से शादी कर रहा है।
अरे मीना, इस नकम्मे को कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी, तो आखिरकार इस अमीर बुढ़िया को ही पकड़ लाया। मंडप में बैठी अंजलि ये सब बातें सुन रही है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन समीर के प्यार में अंधी होकर वो सब कुछ इग्नोर कर देती है। शादी संपन्न होती है और अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। अंजलि लाल रंग का डिजाइनर जोड़ा पहने सोफे पर बैठी होती है। वहीं मोहल्ले की औरतें भी उसे घेर कर बैठी होती हैं। अरे वाह कांता बहन, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत ही समझदार और तजुर्बेदार लग रही है। सच कहा रमा। और जरा बड़ी बहू राधिका को देखो, 25 की जेठानी और 50 की देवरानी। ये तो कलयुग आ गया है भाई। अरे राधिका, अब तो तुझे अपनी देवरानी के पैर छूने चाहिए। आखिर ये तो उससे उम्र में इतनी बड़ी जो है। राधिका यह सब सुनकर बहुत असहज महसूस करती है, लेकिन मुस्कुराकर बात को टाल देती है। अंजलि का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन वो भी चुपचाप बैठी रहती है। अब रस्म खत्म होने के बाद अंजलि अपने कमरे में जाती है। समीर वहां लेटा हुआ फोन चला रहा होता है। समीर, तुम्हारी फैमिली और मोहल्ले वाले बहुत ही बैकवर्ड सोच के लोग हैं। अरे डार्लिंग, तुम इन बातों पर क्यों ध्यान देती हो? थोड़े दिन में सब चुप हो जाएंगे। समीर, मैंने तुमसे पहले ही साफ कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी। कल से मेरा ऑफिस शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल जाओ ऑफिस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना काम जारी रखो। समीर को तो बस अंजलि की सैलरी से मतलब था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंजलि घर के काम करेगी या नहीं। उधर दूसरी तरफ रसोई में राधिका बहुत खुश होती है। चलो, कल पहली रसोई की रस्म है, उसके बाद तो मेरी देवरानी मेरे साथ रसोई में काम करेगी। आखिरकार मेरी मेहनत के दिन खत्म होने वाले हैं। अगले दिन सुबह राधिका अंजलि को रसोई में लेकर आती है। अंजलि जी, मेरा मतलब है देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है। आप सबके लिए कुछ मीठा बना दीजिए। राधिका, मुझे कुकिंग का ज्यादा शौक नहीं है। मैंने हमेशा जॉब और करियर पर फोकस किया है। मुझे सिर्फ चाय और मैगी बनानी आती है। राधिका ये सुनकर हैरान रह जाती है। क्या इतनी उम्र हो गई है आपकी और आपको खाना बनाना नहीं आता? उम्र का खाना बनाने से क्या कनेक्शन है राधिका? खैर, मैं हलवा बनाने की कोशिश करती हूँ। अंजलि जैसे तैसे हलवा बनाती है, लेकिन वो जल जाता है। डाइनिंग टेबल पर सब मुंह बनाकर हलवा खाते हैं। तो ये हलवा है, पूरा जला हुआ है। 50 साल की हो गई है और हलवा नहीं बनाना आता है इसे। बुआ जी, मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ। कल से मेरा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस? तू ऑफिस जाएगी? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती है, तुझे घर का काम संभालना होगा। राधिका का हाथ बटाने के लिए तो तेरी शादी करवाई थी हमने। देखिए मम्मी जी, मैंने समीर को शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहुत अच्छी पोजीशन है वहाँ। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं घर के कामों के लिए एक अच्छी सी फुल टाइम मेड रखवा देती हूँ। उसका सारा खर्चा मैं अपनी सैलरी से दूंगी। मेड? हमारे घर में बाहर वाले रसोई में घुसकर खाना बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए बाई अलाउड है। रसोई में तो हम बहुओं के हाथ का ही खाना खाते हैं। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी जॉब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों को जो समझ रहा है समझिए। तभी अंजलि डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। राधिका सदमे में खड़ी है। तो अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा? ये देवरानी मेरी मदद करने आई है या मेरी मुश्किलें बढ़ाने? अब तो मुझे समीर के साथ साथ इसका भी टिफिन बना कर देना ऑफिस के लिए। ये तो मेरे गले की हड्डी बन गई है। अगले दिन सुबह की भाग दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। राधिका रसोई में पसीने से लथपथ होकर नाश्ता और टिफिन बना रही है। गैस पर 3-4 बर्तन एक साथ चढ़े हुए हैं। उधर दूसरी तरफ अंजलि बहुत ही स्टाइलिश सूट पहनकर, परफ्यूम लगाकर और हाथ में अपना लैपटॉप बैग लिए हॉल में आती है। राधिका, मेरा टिफिन पैक हो गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वारी मेरी किस्मत, 25 साल की उम्र में अपनी 50 साल की देवरानी का टिफिन बना रही हूँ। जो उम्र इसके आराम करने की थी, उसमें ये सच धज कर ऑफिस जा रही है और मुझे बावर्ची बना दिया है। जी देवरानी जी, ये लीजिए आपका टिफिन। तभी बुआ सास शांति अपने कमरे से बाहर आती है और अंजलि को सिर से पैर तक घूरती है। हे भगवान, इस उम्र में ये शर्ट पैंट पहन कर घर की बहू बाहर जाएगी। बाल सफेद हो रहे हैं और शौक देखो इसके। हमारे खानदान की तो नाक ही कट गई है। बुआ जी, कपड़ों का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। और मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रही। अपनी इज्जत की रोटी कमाने जा रही हूँ। समीर, मैं निकल रही हूँ। अंजलि बुआ सास को अनदेखा करके घर से निकल जाती है। राधिका गुस्से में, मम्मी जी, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? देवरानी जी मेरी मदद के लिए आई थी या मेरा काम बढ़ाने के लिए? पहले क्या मेरे पास काम कम था जो अब मुझे इसका भी टिफिन पैक करना पड़ रहा है? मैं क्या करूं बहू, मैंने तो इसे कल ही टोका था, पर ये तो उल्टे जवाब देती है। तो क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? इसने तो साफ कह दिया कि ये कुक और मेड रखवा देगी। माँ जी, आप रखवा लीजिए ना, मुझसे अब ये सब अकेले नहीं संभाला जाता। बहू, तुझे पता है ना, बुआ जी और तेरे बाबूजी बाहर वालों के हाथ का खाना नहीं खाते। मेड तो इस घर में बिल्कुल नहीं आएगी, तुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा।
तभी राधिका अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। शाम को घर में कुछ दूर के रिश्तेदार और पड़ोसने मिलने आती हैं। राधिका किचन में उनके लिए चाय और पकौड़े बना रही होती है। तभी अंजलि ऑफिस से थक कर वापस आती है और सोफे पर मेहमानों के साथ बैठ जाती है। अरे अंजलि जी, आप तो बड़ी बहू राधिका से उम्र में दोगुनी लगती है। विमला, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये जेठानी देवरानी है या सास बहू। बेचारी 25 की जेठानी अंदर पसीने में चाय बना रही है और 50 की देवरानी यहाँ सोफे पर मेमसा बनकर बैठी है। अंजलि को ये ताना बहुत चुभता है, लेकिन वो थकावट के कारण चुप रह जाती है। राधिका ट्रे में चाय लेकर आती है और मेहमानों को देती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बड़ी उम्र की देवरानी ले आए हैं तो मुझे उम्र का लिहाज करके इसकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। अब रात का समय होता है। अंजलि ऑफिस के कपड़े सीधे वॉशिंग मशीन के पास फेंक देती है और अपने कमरे में चली जाती है। राधिका जब ये देखती है तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है। अंजलि जी, बाहर आइए। राधिका की तेज आवाज सुनकर घर के सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। अंजलि भी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ राधिका, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये पसीने वाले कपड़े किसने छोड़े हैं यहाँ? क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ जो सुबह आपका टिफिन बनाऊं और रात को आपके झूठे डिब्बे धो? राधिका, अपनी आवाज नीचे रखो। तुम भूल रही हो कि मैं तुमसे उम्र में 25 साल बड़ी हूँ। तमीज से बात करो मुझसे। आप उम्र में बड़ी होगी, लेकिन रिश्ते में मैं आपकी जेठानी हूँ और जेठानी के होने के नाते मुझे आपसे इज्जत और मदद दोनों मिलनी चाहिए। मैं अब तक आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, लेकिन आपने तो मुझे काम वाली बाई समझ लिया है। तो मैं क्या करूँ? मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में सिर खपाती हूँ, वहाँ 50 लोगों को हैंडल करती हूँ। घर आकर मुझसे ये झाड़ू बर्तन नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी सैलरी से मेड रख लो। मुझे आपकी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, कोई सजा काटने नहीं। रवि, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो ये औरत घर का आधा काम करेगी या फिर हम दोनों इस घर से अलग रहेंगे। मेरा अपना परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मैं सबकी नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। अलग होने की बात सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा थी। आज तक पूरे खानदान में, हमारे समाज में किसी का बंटवारा नहीं हुआ। सब मिलजुल कर रहते हैं। अगर मेरे बेटे अलग हो गए तो समाज क्या कहेगा? हमारा तो नाम मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब रामनाथ गुस्से में सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उधर दूसरी तरफ कमला तुरंत अपने कमरे में जाकर राधिका की मम्मी को फोन लगाती है और रोते हुए सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद राधिका की मम्मी का फोन राधिका के पास आता है। हाँ मम्मी, मैं बहुत परेशान हुई। राधिका बेटा, ये तूने क्या अलग होने की रट लगा रखी है? ससुराल में ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है। एडजस्ट करना सीख ले बेटा। एडजस्ट करूँ मम्मी? वो औरत मुझसे उम्र में दुगनी है, कोई काम नहीं करती और मुझे उल्टा रौब दिखाती है। देख बेटा, कल को तेरी भाभी भी यही सोचकर अगर मुझसे अलग रहने की बात करेगी तो मेरा क्या होगा? तू बड़ी बहू है, तुझे ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। अलग होने का फैसला बिल्कुल गलत है। अपनी माँ की बातें सुनकर राधिका बेबस हो जाती है। वो फोन काट देती है और आंसुओं को पोंछकर चुपचाप सो जाती है। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहता है। अंजलि और राधिका एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करती। छोटी छोटी बातों पर दोनों में खटपट होती रहती है। उधर दूसरी तरफ अंजलि भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती है। समीर, मैं ये रोज रोज की चिक चिक से पागल हो जाऊंगी। ऑफिस में वैसे ही बॉस इतना टेंशन देता है और घर आते ही यहाँ बर्तन और कपड़ों को लेकर राधिका से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इग्नोर किया करो ना उसे। भाभी तो है ही ऐसी, दिन भर बक बक करती रहती है। नहीं समीर, मुझसे इग्नोर नहीं होता। इन झगड़ों की वजह से मेरा ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा है। मेरी प्रेजेंटेशन में गलतियां हो रही है। कल ही बॉस ने मुझे सबके सामने डांट दिया है। समीर, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। क्या जॉब छोड़ दोगी? पागल हो गई हो क्या तुम अंजलि? इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर जैसा चल रहा है चलने दो ना। तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो समीर? मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मेरे पास काफी सेविंग्स है। अब मुझे शांति चाहिए। मैं घर पर रहकर राधिका का हाथ बटा लूंगी तो झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। हे भगवान, मैं तो इसे लाया ही इसीलिए था ताकि इसकी सैलरी से मेरे खर्च चल सके, मुझे बाप की दुकान पर ना बैठना पड़े। अगर इसने जॉब छोड़ दी तो मेरा क्या होगा? मेरी सारी ऐश खत्म हो जाएगी। देखो अंजलि, भाभी की बातों में आकर अपना करियर बर्बाद मत करो। तुम ऑफिस जाओ प्लीज। अब अंजलि ने फैसला कर लिया था। उसने अगले ही दिन ऑफिस जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। अंजलि की जॉब छोड़ते ही घर का डायनेमिक पूरी तरह से बदल जाता है। अब अंजलि दिन भर घर में रहती है और घर के कामों में राधिका का हाथ बटाने लगती है। लेकिन यहाँ एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। अंजलि चूंकि उम्र में 50 साल की है और सालों तक ऑफिस में बॉस बनकर रही है, तो उसका स्वभाव बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। वो घर के छोटे छोटे फैसलों में अपना हुक्म चलाने लगती है। राधिका, ये दाल में तड़का ऐसे नहीं लगता। मैंने इंटरनेट पर देखा है। इसे थोड़ा कम तेल में छौंका करो। और हाँ, आज दोपहर को हम लौकी नहीं राजमा बनाएंगे। मैंने बाबूजी को बोल दिया है। ये क्या बात हुई?
इतने सालों से मैं इस घर की रसोई चला रही हूँ। बाबूजी क्या खाएंगे, बच्चे क्या पहनेंगे, ये सब मैं तय करती थी। अभी देवरानी होकर मुझ पर हुक्म चला रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उम्र में बड़ी है। राधिका को अपना जेठानी वाला रुतबा छीनता हुआ महसूस होता है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अंजलि जी, राजमा रात को बनते हैं, दोपहर को लौकी ही बनेगी। आप मुझे बस सिखाइए कि मुझे अपनी रसोई कैसे चलानी है। राधिका, मैं तुमसे उम्र में तो बहुत बड़ी हूँ, मुझे दुनिया का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मेरी बात सुना करो। तजुर्बा होगा आपको ऑफिस का, लेकिन इस घर की जेठानी मैं ही हूँ। दोनों के बीच फिर से तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन असल परेशानी तो अब आती है जब दोनों को एक साथ किसी काम से घर के बाहर जाना पड़ता है। एक दिन शाम को घर का राशन खत्म हो जाता है। अंजलि, तू और राधिका जाकर सामने वाले सुपरमार्केट से महीने भर का राशन ले आओ। दोनों साथ जाओगी तो सामान उठाने में आसानी होगी। राधिका और अंजलि साथ में बाजार के लिए निकलती हैं। अंजलि ने बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हैं, जबकि राधिका एक सिंपल सी साड़ी में है। दोनों सुपरमार्केट में सामान चुन रही होती हैं। भाभी, ओ भाभी, जरा वो चाय पत्ती का पैकेट मुझे पकड़वाना। भाभी शब्द सुनकर सुपरमार्केट में खड़े आसपास के लोग पलटकर राधिका को देखने लगते हैं। अरे बहन जी, ये आपको भाभी क्यों बोल रही है? ये तो उम्र में आपकी माँ या सास के बराबर लग रही है। अरे मैडम जी, मुझे तो लगा आप अपनी सास को साथ लेकर आई हैं शॉपिंग कराने। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अंजलि को कोने में खींच कर लेकर जाती है। देवरानी जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बाहर सबके सामने भाभी मत बोला कीजिए। सब लोग हमें घूरते हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तो मैं क्या बोलूं राधिका, तुम रिश्ते में मेरी जेठानी हो, समीर की भाभी हो। मेरा तो फर्ज बनता है तुम्हें इज्जत देने का। आप बस मेरा नाम लेकर बुलाया कीजिए बाहर। मोहल्ले वाले वैसे ही ताना मारते हैं कि सास की उम्र की देवरानी ले आए हो। ऊपर से आप मुझे भाभी बोलकर और मजाक बनवा देती है। अंजलि को राधिका की ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। इस घटना के बाद राधिका अंजलि के साथ कहीं भी बाहर जाना अवॉइड करने लगती है। अगर मोहल्ले में कोई फंक्शन होता तो राधिका बहाना बना देती कि उसकी तबीयत खराब है, ताकि उसे अंजलि के साथ ना खड़ा होना पड़े। अब दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि बात फिर से बिगड़ने लगती है। एक दिन दोपहर के समय घर में शांति थी। बच्चे स्कूल गए थे और सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। राधिका हॉल में अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी अंजलि 2 कप चाय लेकर वहां पर आती है और एक कप राधिका की तरफ बढ़ाती है। राधिका, क्या हम दोनों शांति से बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं? जी कहिए ना। राधिका, मैं जानती हूँ कि हमारी उम्र का ये फासला हमारे रिश्ते के बीच आ रहा है। तुम 25 की हो और मैं 50 की। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने घर को ऑफिस की तरह चलाना शुरू कर दिया, जो कि मेरी गलती थी। मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने सालों से इस घर को अपने तरीके से चला रही थी। देवरानी जी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे लगने लगा था कि मेरी इस घर में कोई अहमियत ही नहीं बची है। आप हर चीज में हावी होने लगी थी। मैं समझ सकती हूँ राधिका, लेकिन देखो, अगर हम दोनों ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी जेठानी हो। भले ही मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन इस घर के तौर तरीकों में तुम मेरी सीनियर हो और आप दुनिया के तजुर्बे में मुझसे सीनियर है। बिल्कुल, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की सलाह से काम करें। तुम मुझे घर संभालना सिखाओ और मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हूँ। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, स्कूल छोड़ने जाऊंगी। इससे तुम्हारा भी आधा काम कम हो जाएगा और हम दोनों टेंशन फ्री रहेंगे। तभी राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया देवरानी जी। हम दोनों मिलकर इस घर को बहुत अच्छे से चलाएंगे। उस दिन के बाद से देवरानी और जेठानी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं, हंसी मजाक करती हैं। जब राधिका थक जाती है तो अंजलि उसे आराम करने भेज देती है और खुद काम संभाल लेती है। लेकिन जहाँ एक तरफ घर का माहौल सुधर रहा था, वहीं दूसरी तरफ समीर की नीयत पूरी तरह से खराब होने लगती है। अंजलि के जॉब छोड़ने की वजह से समीर को अब उसके अकाउंट से पैसे मिलने बंद हो गए थे। समीर की सारी ऐशो आराम की लाइफस्टाइल रुक गई थी, जिससे वो अंजलि से बुरी तरह चिढ़ने लगा था। एक रात समीर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर लौटता है। अरे समीर, तुम्हें तो अपनी जिंदगी झंड कर ली है भाई। हमें लगा था कोई अमीर लड़की फंसाई है तो रोज हमें भी पार्टी देगा। यहाँ तो तेरी वो बुढ़िया घर में बैठकर रोटियां बेल रही है। सही में यार, ना तो उसे हमारे साथ किसी पार्टी में ले जा सकता है, ना कहीं बाहर ले जा सकता है। लोग सोचते हैं कि तू अपनी मम्मी के साथ घूम रहा है। तू तो सच में एक बुढ़िया उठा लाया। समीर ये ताने सुनकर गुस्से से भर जाता है। घर पहुंचते ही वो अंजलि के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। अंजलि, कहाँ है तू? मेरे लिए पानी लेकर आ। समीर, तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है? तुम तो ऐसे नहीं थे। तू मुझे मत सिखा, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जॉब छोड़कर घर में बैठ गई है मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। मैंने तुम्हारे और इस परिवार के लिए अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। समीर का ये रवैया हर रोज का हो गया था। वो अंजलि पर हाथ उठाने लगा था, उस उम्र के ताने मारने लगा था।
जब भी अंजलि उसे किसी फंक्शन में साथ ले जाने के लिए कहती, समीर साफ मना कर देता। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, लोग मुझे देखकर हंसते हैं। मेरी उम्र के लड़के की बीवियां जवान हैं, और तुम तो बुढ़िया लगने लगी हो मुझे। अंजलि ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। वो एक दिन राधिका के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसे समीर की सारी हरकतें बता देती है। राधिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन हॉल में समीर, कमला और रामनाथ बैठे होते हैं। अंजलि उदास खड़ी होती है। बाबूजी, मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अब अंजलि के साथ नहीं रहना है। मैं इसे डाइवोर्स दे रहा हूँ। मेरा और इसका कोई मेल नहीं है। ये तू क्या कह रहा है समीर? अभी तो शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। कुछ नहीं, जिस वजह से मैं इसे लाया था वो वजह ही खत्म हो गई है। इसने जॉब छोड़ दी है और अब ये मुझे बहुत बुरी लगने लगी है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे इसे छुटकारा चाहिए। तभी अंजलि रोने लगती है। तभी रसोई से राधिका आग बबूला होते हुए बाहर हॉल में आती है। समीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवरानी जी के बारे में ऐसे बकवास कहने की? भाभी, आप बीच में मत बोलिए। मैं क्यों ना बोलूं? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। तुमने औरतों को क्या कोई बाजार का खिलौना समझ रखा है कि जब दिल किया अपने मतलब और लालच के लिए घर उठा लाए और जब मतलब पूरा हो गया तो उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया? भाभी, मेरे दोस्तों में बेइज्जती होती है इसकी वजह से। लानत है तुम्हारी ऐसी सोच पर। देवरानी जी एक इंडिपेंडेंट और आजाद औरत थी। उन्होंने तुम्हारे झूठे प्यार के खातिर, तुम्हारे परिवार के खातिर अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ी। जिस औरत ने कभी रसोई में कदम नहीं रखा था वो आज तुम्हारे माँ बाप के लिए रोटियां सेक रही है। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया इस घर के लिए और तुम उन्हें उम्र का ताना मार रहे हो। राधिका की कही बात सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। तुमसे ज्यादा समझदार और इज्जतदार तो देवरानी जी है। इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके दिल और उसके त्याग से होती है। अगर तुमने आज देवरानी जी को इस घर से निकाला तो याद रखना समीर, मैं भी इस घर की दहलीज हमेशा के लिए पार कर लूंगी। राधिका की ये बातें सुनकर समीर को गहरा धक्का लगता है। उसे अपनी नीच सोच और अपनी गलती का एहसास होता है कि अंजलि ने सच में उसके परिवार के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं पैसों के लालच और दोस्तों की बातों में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि तुमने मेरे लिए अपना पूरा करियर छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे छोड़कर मत जाना। अंजलि रोते हुए समीर को उठाती है और गले लगा लेती है। राधिका भी मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। राधिका, आज जो तुमने मेरे लिए किया है वो एक सगी बहन भी नहीं कर पाती। अरे देवरानी जी, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद कहानी में एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत और पॉजिटिव बदलाव आता है। 25 की जेठानी और 50 की देवरानी की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाती है। अब राधिका को अंजलि के साथ बाजार जाने में कोई शर्म नहीं आती। अरे राधिका, तू अपनी देवरानी को साथ लेकर आई है? हाँ विमला आंटी, मेरी देवरानी मुझसे उम्र में बड़ी जरूर है लेकिन इस घर को मुझसे भी ज्यादा प्यार और समझदारी से संभालती है। मुझे इन पर गर्व है। अब अंजलि और राधिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल देती हैं। इस तरह एक बहुत ही अनोखे जेठानी देवरानी के रिश्ते की कहानी प्यार, समझदारी और सम्मान के साथ आखिरी मोड़ पर खत्म होती है।